नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर वैश्विक गीता का पाठ का आयोजन किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 18,000 बच्चे एक साथ गीता का पाठ उन्होंने किया है। इसमें पवित्र ग्रंथ गीता के पहले श्लोक, मध्यस्थ और अंतिम श्लोक का उच्चारण किया गया। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा और मंदिरों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का वैश्विक गीता पाठ समर्पित रहा। तंजानिया के टूरिज्म मिनिस्टर डॉक्टर पिंडी चाना वो मौजूद हैं। आई वेलकम यू डॉक्टर पिंडी चाना, योर इंटरनेशनल गीता महोत्सव पार्टिसिपेटेड एज ए पार्टनर इन गीता महोत्सव। आई थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने जो तंजानिया ने इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आज एक पार्टनर के रूप में देश यहाँ हमारे कल्चरल, आपके कल्चरल कार्यक्रम सांझे हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, पूर्व मंत्री थानेसर के हमारे लोकप्रिय नेता सुभाष सुधा जी, कनाडा से हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कनाडा के अंदर हुई और उसमें जिन्होंने प्रमुख भूमिका उसमें अदा की, ऐसे गुलाब सिंह सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे पेहवा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा जी, सुभाष कलसाणा जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, डॉक्टर प्रीतम जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, करमवीर सैनी जी और हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के मानव सचिव उपेंद्र सिंगल जी, गुरदयाल सनेड़ी जी और हमारे सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, सभी केडीबी के हमारे सदस्यगण और पूरे देश से आज विभिन्न स्थानों से और पूरी दुनिया से आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जुड़े हुए भारी संख्या में वर्चुअल तौर के ऊपर सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरे लिए और कुरुक्षेत्र के लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज भव्य रूप से इस पर्व को, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को हम यहाँ पर मना रहे हैं और उसके साक्षी पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर जुड़ करके वो बने हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या में आज इस केशव पार्क में आज हमारे 18,000 बच्चे विभिन्न स्कूलों से, जिन्होंने 1 मिनट एक साथ गीता पाठ में भाग लेकर के आज पूरी दुनिया के साथ जुड़े हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके साथ जो हमारे
टीचर्स हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी एवं गीता जयंती का पावन पर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरगोन से खबर है जहां संत सियाराम बाबा का निधन हो गया है। निमोनिया होने से अस्वस्थ थे बाबा। आश्रम में बाबा ने अंतिम सांस ली है। मां नर्मदा और भगवान राम के भक्त थे बाबा। बाबा की उम्र 100 साल से ज्यादा बताई जाती है। मां नर्मदा तट पर शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। अंतिम विदाई में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शाम 4 बजे खरगोन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। संत सियाराम बाबा का निधन हो गया का है। काफी लंबे समय से निमोनिया होने की वजह से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनका अस्पताल में इलाज भी किया गया, लेकिन उसके बाद अब ये खबर आई है कि संत सियाराम बाबा अब नहीं रहे। आश्रम में बाबा ने आखिरी सांस ली है। मां नर्मदा और भगवान राम के भक्त थे बाबा। बाबा की उम्र 100 साल से ज्यादा बताई जाती है। मां नर्मदा तट पर शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा और अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी खरगोन पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी राकेश जायसवाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, दुखद खबर, लंबे समय से अस्वस्थ थे संत सियाराम बाबा और अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी पहुंचने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा आज देवलोक गमन के बाद में ही यहाँ पर शोक की लहर फैल गई है। भक्तों में मायूसी छा गई और भक्त लगातार उनके दर्शन को यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हो ये लोग भक्तों की जो है कतार यहाँ पर चली आ रही है, जो बाबा के दर्शन भी करके आए हैं और बाबा के दर्शन करने के साथ में उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल होने के लिए ये उत्सुक है। पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसको लेकर जो है लगातार जो है भक्त राकेश, आगे आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नरसिंहपुर में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा को गैर धार्मिक बताया है। शंकराचार्य ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने का नारा दिया, जबकि उनका खुद का भाई उनके साथ नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा को गैर धार्मिक बताया और ये भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने का उन्होंने नारा दिया, जबकि उनका खुद का भाई उनके साथ नहीं है। बागेश्वर धाम पर शंकराचार्य ने ये तंज कसा है। अब उनका खुद ही का भाई अलग हो गया। कह रहे थे कि हम सब हिंदू भाई भाई। उनका जो स्वयं का सहोदर भ्राता था, एक माँ से उत्पन्न भ्राता, उसी ने घोषणा कर दी कि मैं अलग हो रहा हूं उनसे। कोर्ट में मैंने लिख करके दे दिया है। तो क्या दूसरे को क्या जोड़ेंगे। तो नरसिंहपुर पहुंचे अभिमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर धाम पर तंज कसते हुए कहा है कि बागेश्वर बाबा ने यात्रा निकाली और कहा कि सब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन उनका खुद का भाई उनके साथ नहीं है। ये तंज अभिमुक्तेश्वरानंद ने कसा है बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। और साथ ही साथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि बागेश्वर धाम ने जो यात्रा निकाली वो गैर धार्मिक है। हमारे सहयोगी दिनेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, बागेश्वर धाम पर शंकराचार्य ने तीखा तंज कसा है। जी बिल्कुल, बता दें कि परमहंसी आश्रम पहुंचे
अभिमुक्तानंद जी स्वामी शंकराचार्य जी, उनने बोला कि जो कि अभी बागेश्वर धाम धीरजपुरी शास्त्री द्वारा पैदल यात्रा निकाली गई थी, जिसमें नारा दिया था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जिसको लेके शंकराचार्य जी ने बोला है कि जात पात को कैसे अलग कर सकते हैं, सभी जातियों को एक क्यारी के अनुसार बांटा गया है जिसमें कि सभी लोग सिंचित हो सकते हैं। वहीं स्वामी जी ने बताया कि ये धर्म की यात्रा नहीं है, ये यात्रा को धर्म की यात्रा नहीं मानी जा सकती। जी ठीक है दिनेश विश्वकर्मा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से कही गई है। अब देखना होगा कि इस बात पर बाबा बागेश्वर का क्या पलटवार आता है। सीधी से खबर है, जहां आदिवासियों पर हो रहा अत्याचार, आदिवासी का कब्जा हटाने पहुंचा राजस्व विभाग। कब्जा हटाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की, आदिवासी शख्स के साथ मारपीट की गई, आदिवासी शख्स के घर में आग लगा दी गई। केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सेमरिया चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सीधी से खबर है, जहां आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासी का कब्जा हटाने राजस्व विभाग यहां पर पहुंचा। कब्जा हटाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। दूसरे पक्ष के लोगों ने दरअसल मारपीट की थी, आदिवासी शख्स के साथ मारपीट की गई थी और यहां तक कि आदिवासी शख्स के घर में भी आग लगा दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारे सहयोगी आदर्श ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, जरा विस्तार से बताइएगा कि सीधी में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बिल्कुल मनु, आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला चुरहट थाना अंतर्गत सेमरिया चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें राजस्व की टीम और पुलिस की टीम सहित गई हुई थी कब्जा हटाने को लेकर। लेकिन राजस्व की जो टीम थी उसको आदिवासी को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था कि अपना कब्जा हटाने के लिए। लेकिन जो सोनी परिवार के लोग हैं, सोनी परिवार के लोगों ने कानून को हाथ में लेकर उन्होंने आदिवासी परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी गई और मौके पर पुलिस मौजूद थी। मौके पर पुलिस ने पूरा मोर्चा को संभाला है और फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा मनु कि आदिवासी परिवार के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मनु, ठीक है, बहुत शुक्रिया आदर्श आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं पांडुडा में खाद के लिए 7 दिनों से किसान भटक रहे हैं। खाद नहीं मिलने से अन्नदाता परेशान है। सोसाइटी में भी किसानों की भीड़ लगी हुई है। यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसान परेशान हैं। खाद के संकट से महिलाएं भी परेशान हो चुकी हैं। ब्लैक में 600 रुपए बोरी बिक रही है यूरिया खाद। पांडुडा जिले के तेगांव क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां खाद न मिलने की वजह से अन्नदाता परेशान है और ब्लैक में वही खाद 600 रुपए का मिल रहा है। पांडुडा जिले के तेगांव क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां आप समझिए कि बुवाई का वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक किसानों को खाद नहीं मिली है, जिसकी वजह से अन्नदाता परेशान हैं। महिलाएं भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि महिला किसानों को भी घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। पिछले 7 दिनों से कुछ इसी तरह से किसान खाद के लिए पांडुडा जिले में भटक रहे हैं। एक ट्रक यूरिया आ रहा है, 10 गांव की एक सोसाइटी है, 10 गांव में इतने लोग किसान हैं, यानी सभी किसान हैं, बिल्कुल भी यूरिया नहीं मिल पा रहा उनको। पहले लोग उठा लेते, हमको मिलता ही नहीं, दूर से आना पड़ता है। आगे वाले को मिल जाता है। कितने दिन हो गए चक्कर लगा रहे हैं? 8 दिन हो जाएंगे। तो खाद के लिए अन्नदाता परेशान हैं, तो सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर कौन जिम्मेदार है, क्योंकि अब सोसाइटी पे खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन वही खाद फिर ब्लैक में मिल रहा है, लेकिन वहां पर महंगा मिल रहा है। 600 रुपए का एक बोरी मिल रहा है, चाहे आप डीएपी लीजिए, चाहे आप खाद लीजिए। तो किसान परेशान हैं कि सोसाइटी पे खाद नहीं मिल रहा, लेकिन ब्लैक में उपलब्धता है यूरिया खाद की। हमारे सहयोगी रुपेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, आखिर क्या वजह है कि सोसाइटी पे तो खाद मिल नहीं रहा, लेकिन ब्लैक में बेचा जा रहा है? जी मनु, ये
कीकाऊ एरिया का जो मामला सामने आया है, यहाँ पर जो सोसाइटी के पिछले एक सप्ताह से किसान चक्कर काट रहे हैं। ठीक है रुपेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।